नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपके किसी एक शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और जाहिर है उसने समाज में एक विशेष स्थान बनाया है और वो दूसरों के लिए आदर्श भी हैं। उनके लिए भी कोई आदर्श था। वो किस तरह से संघर्ष करके यहाँ पहुँचे, पीछे उन्होंने क्या किया और आगे वो क्या करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हम उनसे करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा जाहिर है एक बुनियाद है एक अच्छे भारत की, अच्छे प्रदेश की, और अब तो मध्य प्रदेश में रोड मैप भी बन रहा है। तो मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी रोड मैप तैयार हो रहा है तो उच्च शिक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो क्या तैयारियां हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या सोच रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जैसे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर देश के आह्वान के आधार पर ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात आई है। तो शिक्षा और चिकित्सा इस टॉपिक के साथ में पिछले गत माह भी एक बड़ा हमारा सेमिनार भी हुआ था, उसकी 3-4 मीटिंग भी हुई और समूचे मंत्रालय को 4 हिस्सों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग तरह से बांटा है, जिसमें भविष्य की दृष्टि से विकास के नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। और उसी कड़ी में चूँकि उच्च शिक्षा का एक शिक्षा के हिस्से में एक अहम रोल होता है और हम भी मान के चलते इस नाते से इसकी जवाबदारी भी बढ़ जाती है कि जब दुनिया में सर्वाधिक युवा देश के नाते से भारत का स्थान आया है, ऐसे में हमारे पास अंडर 40 जो बड़ी संख्या में युवा उपलब्ध है, तो उच्च शिक्षा में शिक्षित करके उनके माध्यम से दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के देश चल सके, हमारा मध्य प्रदेश चल सके। इस नाते से उच्च शिक्षा में बहुत सारे आयाम हमने खड़े किए हैं, इस पर हमने होमवर्क किया है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान तो बहुत से हैं, लेकिन ऐसे उच्च शिक्षा के ऐसे शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं जो पूरे देश को आकर्षित करते हों, दुनिया को आकर्षित करते हों। बहुत ढेर सारा काम हुआ है। 15 साल से सरकार भी रही है, बीच में कुछ समय ऐसा रहा है जो नहीं रही है। तो अब आप एक ऐसे विधायक भी हैं जिनका बहुत अनुभव भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी आपने बहुत ढेर सारा काम किया है और आप डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़मीन से जुड़ाव है, चीज़ों को समझते हैं और पार्टी का पक्ष भी बहुत शानदार ढंग से आप लंबे समय तक रखते रहे हैं। तो क्या सोचा है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर कैसे होंगे उस पर? रिजन भाई, इसमें बिल्कुल सही बात आपने कही है कि उच्च शिक्षा में काफ़ी काम की गुंजाइश है। यद्यपि काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि 2003 के बाद ये विभाग ने गति पकड़ी थी। 2003 से लगा के जो हमारा खराब काम या खराब समय निकल गया मध्य प्रदेश का। मैं इस परिस्थिति के लिए यद्यपि मैं बीजेपी कांग्रेस में करने में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कमोबेश मुझे लगता है कि इस बात पे जब खुलकर के बात करने का मौका मिलेगा तो कांग्रेस के पक्ष में ये बात आएगी कि उनने जब एक तरफ साउथ के लोगों ने बहुत आगे बढ़ कर के आज से 40 साल पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज और ऐसे संस्थान जिनके माध्यम से वहाँ के बच्चों ने बहुत आगे तक अपनी यात्रा तय कर ली। हमारे पास ये बहुत देरी से विभाग आया है, लेकिन फिर भी आज की स्थिति ये हो गई कि हमारे पास में आज 4 तरह के विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान हमारे पास आए हैं। एक वो परंपरागत विश्वविद्यालय, जिन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम प्लेन डिग्री कोर्स की शिक्षा देते हैं। एक हमारे पास विशिष्ट विश्वविद्यालय जैसे बौद्ध यूनिवर्सिटी है, संगीत विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय तो है लेकिन सीधे सीधे उच्च शिक्षा से जुड़ करके उनका संचालन नहीं होता है। तीसरे प्राइवेट विश्वविद्यालय, जिन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम अपने सभी प्रकार के कोर्स का संचालन करते हैं और लेकिन उनमें शासन का नियंत्रण न के बराबर है। चौथे उस प्रकार के संस्थान, जिन संस्थानों के माध्यम से हम उच्च शिक्षा में शिक्षित इक्विवेलेंट बच्चों को डिग्री देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय, अब जो कि हमने इस पर ध्यान दिया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, आज की स्थिति में जैसे हमारे पास पहले 7 परंपरागत विश्वविद्यालय होते थे, आज की स्थिति में 15 सरकारी विश्वविद्यालय हमारे पास हो गए हैं। और ये छोड़ें, अब इसके आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ लगभग आज की स्थिति में 42 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हमारी बन करके तैयार हुई है। और अब नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में तो आने वाली 2035 के बाद यूनिवर्सिटी का ही अपना कॉन्सेप्ट खत्म होते हुए ये बड़े शैक्षणिक संस्थान में परिवर्तित हो जाएंगे। कॉलेजों को ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में अपनी डिग्री बनाने का, अपने परीक्षा कराने का, डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह उनका दर्जा हो जाएगा। तो आने वाला समय मध्य प्रदेश का भी है और हमने अपने इस ढांचे को उस अनुरूप बनाने का एक तरह से संकल्प भी लिया और हमने प्रयास भी प्रारंभ कर दिए।
शिक्षा सिर्फ रोजगार दिलाती है ऐसा भी नहीं है। शिक्षित होकर समाज के बहुत बड़े वर्ग पर असर डालता है व्यक्ति, बहुत बड़े कई तरह के काम करता है, लेकिन साथ साथ स्वावलंबी भी होगा तभी वो बेहतर कर पाएगा। बेहतर उसके पास अपने जीविकोपार्जन के लिए बेहतर साधन होगा तो वो दूसरों के लिए बेहतर करेगा। तो शिक्षा में इस तरह की भी किन्हीं चीज़ों का समावेश कर रहे हैं। आपने सही कहा रिजवान भाई, हमारे यहाँ ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ है, लॉर्ड मेकाले के बाद ये कंसेप्ट बना था कि शिक्षित होना है मतलब रोजगार की गारंटी होना, जबकि उसके पहले से दुनिया में जब लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते थे, हमारे यहाँ 1857 तक ही हमारे यहाँ सर्वाधिक शिक्षित देशों में से भारत का एक अपना स्थान था, जहाँ तकरीबन 100% साक्षरता थी। लेकिन दुर्भाग्य का एक विषय 90 साल अंग्रेजों का शासनकाल रहा, जिनके शासनकाल में उन्होंने लगातार अपने ढंग से सिलेबस बनाने का प्रयास किया, अपने ढंग से दूसरा काम करने का प्रयास किया। लेकिन आज की दौर में हमने सब देखा है कि अब शिक्षा उस रूप में आ रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे सबको एक तरह से अब प्रेरित किया है कि दुनिया में शिक्षित होने के साथ जो संस्कारों की बात आती है और उनके माध्यम से देश में गति प्रगति हमारी अपनी हर क्षेत्र में विकास की दर बढ़े, इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रोजगार भी एक हिस्सा हो सकता है, प्लेसमेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेसमेंट नहीं हो, लेकिन ये बात सही है कि शिक्षित होने के साथ हमारे जो बाकी व्यक्तित्व के बहुआयामी जो द्वार खुलते हैं उसी की आवश्यकता और उसी प्रकार से शिक्षित करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भगवान की दया से ये आदिकाल से सनातन काल से चला आने वाला भारत है, जहाँ पर इस शिक्षा के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से बड़ी सी बड़ी समस्याओं से निजात भी पाया गया और दुनिया में मानवता की शिक्षा दी गई। आत्मनिर्भर, इस शिक्षा के माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? बहुत सरलता से, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास अगर उद्योगपति भी बनना है तो उद्योगपति बनने के लिए अगर MBA ढंग से कर लेता है वही उद्योगपति करेगा ऐसा नहीं। BA BCom BSc से भी उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अपने अपने परंपरागत कामकाज हम करते हैं, उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, नए नए प्रकार से कैसे विकसित किया जाए। जैसे अभी हमने एक अपने उच्च शिक्षा में एक प्रयोग चालू किया, आज ही मैंने नीति अनाउंस की है, छात्र अभिभावक योजना। अब इस योजना का अर्थ ही है कि जैसे कॉलेज में बच्चा आता है और BSc फर्स्ट ईयर में या BA BCom में कहीं अपनी एडमिशन लेता है तो 50 बच्चों के ऊपर हमारे प्राध्यापक एक अभिभावक गार्जियन की भूमिका में रहेंगे। तो उसमें से हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है, उनकी अपनी कोई पढ़ने में रुचि होगी, किसी को खेलने में रुचि होगी, किसी का अलग प्रकार का कोई उद्योग का या कोई मन होगा। तो उसके ग्रेजुएशन करते करते पूरे समय उस बच्चे की चिंता अभिभावक के नाते से प्राध्यापक करेंगे और उसी के बलबूते पर उसके जीवन में इस बदलाव की एक बड़ी कड़ी प्रारंभ होगी। जब वो अपना स्वयं का संस्थान खड़े करेगा या वो सर्विस में जाता है या वो अपने खेती या एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहता है, जहाँ भी जाए वो कॉन्फिडेंस के साथ जाए और अपना अच्छा काम करे। ऐसे वर्तमान में इस प्रकार के काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है जब हम परिपूर्ण तरीके से विचार करें। अभिभावकों को इसमें कैसे जोड़ेंगे? वो क्या करेंगे? उनकी कोई भूमिका होगी? उनकी भूमिका इस बहुत सहज तरीके से होगी कि जब हमने अपने प्राध्यापकों से, जब क्योंकि नियमित संपर्क में तो प्राध्यापक के भी छात्र आएगा और बच्चे के गार्जियन तो घर में है ही है, तो ऐसे में उसके साथ साल में 2 बार गार्जियनों के साथ मुलाकात होगी, उसके बच्चों के जो शिक्षा का स्तर है, बाकी बातें हैं, उनसे संपर्क करके संवाद करके बच्चे की रुचि के अनुरूप उसको बढ़ाने की दिशा में गार्जियन का मदद लेकर के प्राध्यापक आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं मेरे जीवन काल का ये मैं इसकी आवश्यकता क्यों महसूस करता हूँ। मैं 1982 में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी बना। मेरे अपने घर में इस ढंग का माहौल नहीं था, मैं कृषि वाले क्षेत्र से आता हूँ, यद्यपि मैं उज्जैन प्रॉपर का निवासी हूँ। तो लगा कि अपने को चुनाव लड़ना चाहिए, हम चुनाव लड़ लिए, फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। अब मन में आया कि सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इसी बीच हमने PMT दी, हम CMT सिलेक्ट हो गए। मेडिकल कॉलेज में जाके इंदौर में एडमिशन ले लिया, 1-2 महीने एडमिशन लिया, फिर लगा कि अरे अपन तो डॉक्टर बन जाएंगे तो अपना चुनाव लड़ना छूट जाएगा। अब ये कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये डॉक्टर के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके बाद चुनाव की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन मन में ही प्रश्न किया, मन में ही उत्तर निकाला, हम तुरंत वहाँ आधी पढ़ाई छोड़ करके वापस साइंस कॉलेज में BSc में एडमिशन ले लिया। ये अच्छी बात है कि चलो हम चुनाव लड़ लिए, सेकेंड ईयर में वो सब हो गया, लेकिन जो डॉक्टर बनने वाला जो मूल पार्ट था वो तो खत्म हो गया। तो ये जो बचपन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब कोई ऐसा समझदार गाइडेंस की जरूरत जुड़ जाए, वो मार्गदर्शन कर दे, ये बता दे, तो मुझे लगता है कि इससे सभी के जीवन में ये मौका आता होगा। तो इस नाते से हमने प्रयास कर रहे हैं कि सबके जीवन में बदलाव आए। ये अलग बात है कि मेरे को अपने अनुभव के आधार पर मेरे बच्चों के लिए मैंने फिर इसमें विचार किया कि मेरी बच्ची MBBS कंप्लीट करने के बाद MS फाइनल में है, उसी प्रकार से छोटा बेटा लॉ फाइनल में, उसी प्रकार थर्ड बच्चा मेरा MBBS थर्ड ईयर में।
तो अब मेरे को अनुभव हो गया तो बाकी सबको हो गया, तो मेरे बच्चों का अगर अच्छा हो सकता तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चों का अच्छा हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि प्रदेश ने एक होनहार नेता तो पाया लेकिन एक डॉक्टर खो दिया, तो वो गाइडेंस का अभाव था। और शुरू हुआ है उनके संघर्ष की चर्चाओं का, शुरू हुआ है उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत का, और किस तरह से वो यहाँ तक आए, परिवार में क्या सहयोग मिला, कैसे मिला, आने वाले वक्त में वो कैसा करना चाहते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं, और मोहन जी के संघर्ष की शुरुआत उन्होंने चर्चा की थी कि वो MBBS में दाखिला लेने के बाद बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है MBBS में, और उस दौर में, जिस दौर में उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी, उस दौर में उस व्यक्ति के लिए भी, उसके पूरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए था ही, मित्रों के लिए भी वो बहुत गर्व का विषय होता था कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। और ऐसे में वो पढ़ाई छोड़ देना, और उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। तो चलिए हम उनसे समझते हैं कि राजनीति में आने का मन कैसे हुआ और पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका रुझान कैसे बढ़ा, बचपन में वो क्या सोचते थे उन्हें क्या करना है, और उन्होंने क्या किया। क्या सोचते थे बचपन में आप? देखो, लड़कपन की उम्र थी, चूंकि फर्स्ट ईयर में हम 16 फर्स्ट साल ईयर से पहले चलता हूँ मैं, मतलब जब स्कूल में दाखिला होता है उस समय, धीरे धीरे प्राइमरी मिडिल पढ़ता है आदमी, तो उस समय क्या सोचता है, आप क्या बनना चाह रहे थे? नहीं, ये बात तो सही थी कि बचपन में कोई एकदम ज़्यादा कोई ऐसी कल्पना भी नहीं थी, और हायर सेकेंडरी तक आते आते जब मैं NCC वगैरह में सब अपनी बाकी कारपोरल वगैरह बना, कई सारी चीज़ों में मेरी रुचि बहुत थी, पर कोई लीडरशिप करना ऐसा मन में आता तो नहीं था। लेकिन लीडरशिप के मन का जो कॉन्फिडेंस वो शुरू से रहा कि जो काम करा अच्छे से करना, भिड़ के करना और सफलता के साथ करना। पढ़ाई वगैरह में भी शुरू से मैं बहुत अच्छी स्थिति में रहा हूँ। वही कारण था कि मैं आके फर्स्ट ईयर में एकदम सडनली चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के साथ ये बात सत्य थी कि हमारे यहाँ आमतौर पर माना जाता है कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर है। अगर जो BSc में बच्चा पढ़ने आता है और वो चुनाव लड़ लेता तो आमतौर पर उसकी पढ़ाई नुकसान रुक होता है जाती उसका, है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पास नहीं हो पाता। लेकिन हमने कहा था कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में लड़ूंगा भी सही, चुनाव भी लड़ूंगा भी हो, पढ़ूंगा भी सही, और उसके अलावा मैं समान रूप से बिजनेस भी करता रहा हूँ, क्योंकि मेरी होटल वगैरह का व्यवसाय था। तो एक तरह से परमात्मा की जैसे आपने MBBS छोड़ा, जी, परिवार के लोग बहुत नाराज हुए होंगे, किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या हुआ? एक बात सही है कि शुरू में जब किसी का ऐसा एकदम MBBS में सिलेक्शन हो जाए, वो छोड़े, तो परिवार के लोग अटपटा तो लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ BSc करना ही बहुत बड़ी बात थी। हमारे यहाँ ये भी कल्पना नहीं थी कि बच्चे कोई BSc अपने घर में से करेंगे। कृषि का और व्यापार का माहौल था, और ऐसे लड़का 38 साल पुरानी बात है, तो ऐसे दौर में बड़ा मुश्किल जाता है कि एकदम से कोई ये स्टेप गलत है या वो निर्णय करना मुश्किल जाए। लेकिन मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि मैंने गलत स्टेप ली थी। लेकिन अब चूंकि वो तो दौर निकल गया। लेकिन ये बात सही है कि बाद के समय में भी जो लिए गए निर्णय, उस निर्णयों के आधार पर जब अपन आगे बढ़ते हैं तो परिवार में इस बात की धीरे धीरे एक अहमियत भी होती है, और इस बात की स्वीकृति हो जाती है कि नहीं, ये जो कर रहा है अच्छा। आप इतना अच्छा पढ़ते थे जी, तो क्या कभी लगा कि सरकारी अफसर बनना है या ऐसा कुछ? इसका भी एक किस्सा है जोरदार। जी, जब ये लगभग मैं एक 87 के आसपास की बात है, मैं तकरीबन 25 साल का था, मैंने BSc LLB कर लिया था। तो एक विवाह की बात चली एक घर में, तो वो जिनके घर में गए वहाँ बात चल रही थी, तो वो PSC के चेयरमैन थे। कांग्रेस की शासनकाल था और अर्जुन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने कहा बेटा आप, उनकी बच्ची से संबंध की बात चली थी, तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, थोड़ा बेटा अब ये संबंध तो हो ही रहा है जो होना है, आप PSc दे देना तो मैं आपको डिप्टी कलेक्टर की गारंटी दे देता हूँ। अब ये मैं आपको ये सच बताऊँगा कि मैंने वहाँ बैठे बैठे खाना खाते खाते उनसे बड़े छोटे मुँह बड़ी बात कर दी। मैंने कहा भाई साहब आपको धन्यवाद, आप जो मेरे से कह रहे हो कि डिप्टी कलेक्टर बनाए, पर मेरे परिवार में ये बात भी सत्य थी कि 7 पीढ़ी में किसी ने नौकरी नहीं की नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरे से नौकरी की बात कर रहे हो, मेरे नीचे तो IAS हाथ के नीचे काम करेंगे, मैं कहा डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। अब मैं बोल तो गया, लेकिन मेरे को उस समय लगा कि छोटे मुँह बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बड़ा संकोच भी था। लेकिन जब मैं UDA चेयरमैन बना तब लगभग 8 साल तक मेरे पास अपर कलेक्टर मेरे हाथ के नीचे काम करते रहे। तब तक तो एहसास नहीं था, लेकिन जब टूरिज्म चेयरमैन था और सीनियर IAS जब आए हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो बस लगा कि परमात्मा कभी कभी हाँ, मुंह में जो बात आई थी वो पूरी कर दी उसने। पढ़ाई करते थे, छात्र राजनीति भी करते थे,
और व्यवसाय भी करते थे। तीनों में तालमेल कैसे बैठाया आपने? और करते व्यवसाय क्या करते थे? मैंने आपसे कहा करते नहीं थे, आज तक करते आए हैं। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ हमारे यशस्वी जो प्रचारक माननीय स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर थे, बाबा साहब नातू हैं, इन लोगों ने जब हमको काम करने की शिक्षा दी सामाजिक संगठनों के माध्यम से, तब भी कहा था कि बेटा कुछ भी करना लेकिन अपना व्यवसाय अपना काम धंधा जरूर करना, इसको कभी अवॉइड नहीं करना। क्योंकि हम जब स्वाभिमान से काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा आर्थिक स्रोत भी साफ सुथरे होना चाहिए और वो अच्छे से होना चाहिए। बस वो बात थी कि हमने उस बात पे लगातार कायम रहे। जब मैं प्राधिकरण में आया, टूरिज्म में आया, विधायक बना, या भी नहीं उसके पहले राष्ट्रीय मंत्री बना, प्रदेश मंत्री बना, कॉलेज में पढ़ता रहा, व्यापार व्यवसाय सदैव अपने हिसाब से बराबरी से करता रहा। और यही कारण है कि आज भी हमारे पास इस व्यवसाय के सिस्टम में समय मिल रहा है। रोज़ मैं उसके लिए थोड़ा बहुत जो अपने व्यापार के लिए देखना हो देखना पड़ता है। और ये वाइट का धंधा है, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत काम करना चाहता हूँ। तो परमात्मा की कृपा है कि सब काम सद रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्या व्यापार करते हैं आप? मेरे यहाँ खेती है, मेरी होटल है, मेरे अपने कॉलोनियों के कामकाज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब कामों में जो अपना व्यापार व्यवसाय का हिस्सा है वो उस प्रकार से। अब मंत्री रहते उसमें सक्रियता रखना थोड़ा सा हाँ, आपके लिए कठिनाई भरा होगा। ये बात तो सही है कि मंत्री रहने से कारण से सीधे सीधे मेरा उसमें दखल तो नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम सिस्टम बना देते वो सिस्टम चलता है। इसलिए जो हमारी व्यापार के जिनकी जवाबदारी साथ वालों की है, मित्रों की है, वो बराबरी से इसको देखते हैं। समय समय पे मैं भी उसको देखता हूँ। एक हसरत रह गई थी डॉक्टर बनने की, तो बड़े बेटे में आपने वो पूरी की कि बेटे की भी इच्छा थी कि आपने अपनी हसरत उसको बताई? क्या क्या हुआ, क्या था? ये बात सही थी कि जैसे मैंने कहा कि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ और मेरी पढ़ाई छूट गई। चूँकि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता था, चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन डॉक्टर बनने वाला पार्ट छूट गया। फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये ऐसा है कि जिनमें टैलेंट हो उनको अपने को जरूर बनाना चाहिए। तो मेरी बड़ी बेटी जो अभी एमबीबीएस चिरायू से किया और आरडी की फाइनल ईयर एमएस की, वो गायनिक में अपना पीजी कर रही है। तो बच्ची की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ, तो हमने कहा जरूर बन बेटा। तो उसके बाद मैं उसको प्रोत्साहन दिया, तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर बनी। उससे छोटा बेटा जैसे उसने कहा ला करना है तो ला करे, तो ला में फाइनल में है। उसके बाद एक और छोटा बेटा है, उसने कहा मेरे को डॉक्टर बनना है, तो हमने डॉक्टर बनो। तो वो भी अभी अमलताज से थर्ड ईयर एमबीबीएस में है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर अगली पीढ़ी को भी हमको, मान लो मेरा पॉलिटिकल परिवार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा को अवॉइड कर दें या छोड़ दें। मेरा याद दिलाने के पीछे भाव यही है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में भी आएँ तो हमारा व्यवसाय भी, हमारी सर्विस भी, या हमारे बाल बच्चों को भी उतने समान रूप से ध्यान देने की अवसर मिलना आवश्यकता चाहिए, होती है। बिल्कुल, तो फिर इससे बाकी लोग प्रेरणा मिलती है। बीजेपी की तरफ ही जाना था, जनसंघ की तरफ ही जाना था, या क्या छात्र जीवन में उस समय क्या परिस्थितियां थीं? ये बात सही है कि जब मैं छात्र राजनीति मैंने प्रारंभ की तो वो कांग्रेस का एकदम से प्रचंड दौर था, जब लगातार कांग्रेस की सरकारें बनती थी, कांग्रेस का ही समय था। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं शाखा में गया, फिर विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, तो संघर्ष किया, बंद हुए, जेल में बंद हुए, मुकदमे बने, 30-35 मुकदमे बन गए। लेकिन हर स्थिति में हम टूटे नहीं, हमने संघर्ष करना प्रारंभ किया है। कॉलेज छात्र संघ के चुनाव भी दमदारी से जीतते थे, और मौका पड़ता था सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए छात्र नेतागिरी के माध्यम से भी, या अन्य प्रकार के जब कोई प्लेटफॉर्म आता था तो उसको बराबरी से रोल अदा किया। तो उस समय जब आपने छात्र राजनीति शुरू की, जी या परिवार की कोई उस तरह की पृष्ठभूमि थी, या छात्र राजनीति में आप उसी विचार की ओर बढ़े, या बाद में उस विचार की ओर आकर्षण बढ़ा? मैं वही बताना चाहूँगा कि यद्यपि बाल्यकाल में मैं शाखा में गया था, लेकिन फिर बाद में जब कॉलेज राजनीति में आया तब तक थोड़ा गैप हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जब मैं परिषद से जुड़ा, एक दौर जरूर ऐसा आया था जब मेरे अपने उज्जैन के एक मित्र हैं आज़ाद यादव जी, हम और वो साइंस कॉलेज में, मैं साइंस कॉलेज से, वो माधव कॉलेज चुनाव लड़े थे। वो पहले विद्यार्थी परिषद में थे, लेकिन उन्होंने बाद में परिषद को छोड़ करके वो कांग्रेस ज्वाइन कर, एनएसयू की तरफ चले गए थे। बाद में वो अभी 4-5 बार के पार्षद भी हैं। तो मेरे से कहा था कि आप भी छोड़ो, अपन ये खराब है, इसको व्यवस्था। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपको, मेरे से थोड़ी उम्र में बड़े हैं, मैंने कहा आपको जो विचारधारा पसंद आएगी मैं उसमें तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जहाँ हूँ सुखी हूँ, खुश हूँ। और ये बात भी सही कि पार्टी ने इतना दिया, मान सम्मान इज्जत दी है कि परमात्मा की दया से आज मैं 2 बार का विधायक हूँ। पहले टूरिज्म चेयरमैन रहा, यूडीए चेयरमैन रहा, और बाकी सब चीज़ों में रही। लेकिन शायद कांग्रेस में वो इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस के मेरे जो समकक्ष साथी है उनको ऐसा अवसर नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी विचारधारा के प्रति जब भी जो मौका मिले उससे अपने दृढ़ रहो। भविष्य जो होगा अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा।
बिल्कुल सही है। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं या जिस तरह का, खासतौर से अगर यादव की बात करें तो वो समाजवादी विचार की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है और उस तरह से भी लोगों ने टोका टाकी की होगी। ये बात सही है कि चूँकि बाकी आप जो बोल रहे हैं उस प्रकार का माहौल प्रदेश भर में, लेकिन ये बात भी सही कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो ओबीसी वोट बैंक है, मूल रूप से यादव समाज का हो, बाकी समाज का भी हो। तो ये अगर किसी विचारधारा से अनुकूल है तो वो भाजपा के अनुकूल है। ये बात भी सही है कि कांग्रेस में भी उसको तोड़फोड़ करने के प्रयास करते हैं, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस का अलग टाइप की लीडरशिप होती है। सुभाष यादव जी के साथ जो हुआ है और उसके पूर्ववर्ती BR यादव जी जो अब छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ अब है नहीं वो, ऐसे कई दौर आए। तो कांग्रेस ने हमेशा कभी भी ओबीसी को इतनी महत्व देकर स्थापित कर दिया। इसलिए तो आप देखिएगा आज़ादी के बाद से लगा करके जब हमारी 2003 में सरकार बनी तब तो कोई ओबीसी वालों को सीएम नहीं बनाया। मैं इसका मतलब ये नहीं मानता हूँ कि ओबीसी में योग्यता नहीं थी, लेकिन 54% जिसकी आबादी हो, 37% SC ST की आबादी हो, ना SC ST ना ओबीसी, कांग्रेस ने कभी इस वर्ग को वो वोट तो लेते रहे, ना माइनॉरिटी। तो आप कांग्रेस की ये जो हालत खराब हुई उसके लिए बड़ा कारण ये रहा कि वो येन केन प्रकार वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वो सभी वर्गों के विकास करने की बात आती है तो वो उससे पीछे हटते हैं। आपने टूरिज्म में काफ़ी काम किया, टूरिज्म का व्यवसाय भी है। जब मंत्री बने उस समय क्या क्या सोच थी? आपको लग रहा था मंत्री बनाया जाएगा? इसके अलावा विभाग क्या मिलेगा? कुछ राय वगैरह ली गई आपसे या वो आपकी यहाँ भी पढ़ाई लिखाई काम आ गई? मेरे साथ ये बड़ा वैसा जुड़ा हुआ एक अलग रोचक मुद्दा भी है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने कहा कि जैसे प्रारंभ तो मेरा विद्यार्थी परिषद से हुआ, तो चूंकि स्वाभाविक रूप से मैं नगर मंत्री से लेकर जिला, संभाग, प्रदेश मंत्री, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, तो लगातार राष्ट्रीय मंत्री स्तर तक विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। तो उच्च शिक्षा में ही मैं रहा हूँ। फिर 2000 से 2003 तक गवर्नर नामे नहीं रहा हूँ यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय में, भाई महावीर जी जब राज्यपाल थे। तो स्वाभाविक रूप से मुझे विद्यार्थी परिषद के कारण से उच्च शिक्षा का पूरा अनुभव भी था। मैं पढ़ने लिखने में भी रुचि रखता हूँ, BSc, LLB, MA, MBA, PhD अध्ययन की, तो स्वाभाविक रूप से ये सब शिक्षा के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम सब बात को देखते हैं। पर चूंकि मैं जब सरकार बनी थी तब 2003 से 2010 तक मैं लगातार टूरिज्म का चेयरमैन, UDA का चेयरमैन रहा, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण का। तो वो निर्माण का पूरा काम का मेरा अनुभव था और मेरा व्यापार व्यवसाय भी कॉलोनियों का, बिल्डिंग निर्माण का ये भी व्यवसाय है, तो मुझे निर्माण का भी पूरा अनुभव था। बात का ऐसा एक पक्ष आया कि 2010 से लेकर 2014 तक मैं टूरिज्म का भी चेयरमैन रहा, तो पर्यटन का भी पूरा काम का अनुभव है। स्वाभाविक रूप से उस व्यवसाय को भी मैं समझता था। तब सरकार जब बनी तो ये अवसर तो बहुत सारे थे कि क्या काम करना, कैसे करना, लेकिन जैसे आपकी जानकारी की बताऊं, जब मैं UDA से हटा था तो मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या काम लेना है, तो मुझे उस समय अपेक्स बैंक, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कई आश्वासन या उनसे मेरी चर्चा होगी तो उन्होंने कहा आपको हम चेयरमैन ना बना सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड का बना सकते हैं, अपेक्स बैंक का बना सकते हैं। मैंने उन्हें मना किया था कि मेरे को ये, मैं जानता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड बड़ा प्राधिकरण जैसा 10 गुना बड़ा है, अपेक्स बैंक भी बहुत बड़ा है, लेकिन टूरिज्म बहुत छोटा था। पर मैंने चॉइस से टूरिज्म लिया था कि मैं, ये बात सही कि मेरे को मेरे जो आइडिया लगाने के लिए मौका अगर मिलेगा तो वो पर्यटन में मिलेगा। और मुझे गर्व है इस बात का, और इस बात का समाधान भी है कि लगभग 4 साल में टूरिज्म में रहा हूँ, तो उस समय जो किए गए काम उससे मुझे समाधान है। उसी प्रकार से अभी जब मौका आया तो मेरे से बात हुई तो मैंने इस बात के लिए कहा था कि उच्च शिक्षा में भी बहुत गुंजाइश, यद्यपि ये मान के चलते हैं कि ये कोई बहुत निर्माण वाला विभाग नहीं है, या जिसको अलग ढंग से लोग सोचते हैं कि ये बहुत मलाईदार विभाग, या जो लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता मलाई किसी में होना, ये बात बेकार है। लेकिन उच्च शिक्षा के माध्यम से, चूंकि मैं सांदीपनी आश्रम की नगरी से आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की, तो उच्च शिक्षा के माध्यम से हमारी सरकारी का पूरा एक तरह से चेहरा बनता है। सरकार को अगर देखना, मंत्रिमंडल को देखना है तो उसका उच्च शिक्षा विभाग कैसे काम कर रहा है, संस्कृति विभाग कैसे काम कर रहा है, हमारी आइडियोलॉजी में भी इसकी बहुत महत्ता है। तो इस बात का मुझे समाधान है कि उच्च शिक्षा काम मैंने हाथ में लिया और आप सबकी मदद से उसको जितना अच्छा चला सकता हूँ मैं चला रहा। अब सरकार स्पष्ट बहुमत की हो गई और चूंकि स्पष्ट बहुमत की हो गई तो चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। सरकार स्थिर हो गई है, ये एक जो प्रयास था ये सफल हो गया, लेकिन चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। 3 साल बहुत ढेर सारी चुनौतियां रहेंगी, इसलिए कि 3 साल में ही मध्य प्रदेश का भविष्य भी तय होगा और पार्टी को जनता किस तरह से देखती है वो भी तय होगा।
तो अब इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? ये बात सही है कि हमारा जो 2003 से 2018 तक का जो समय काल है वो एक तरह से स्पष्ट मेजोरिटी का रहा है और 3 अवसर आए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में। एक 67 का टाइम पीरियड निकाल दें जब पार्टी ने कांग्रेस में बगावत हुई थी और सरकार कहीं और की बनी थी। बाद में 77 का और 80 का, 77, 80 और 90, 92 का टाइम निकाल दें। पर अभी का जो दौर आया है, इस दौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। हमने देखा कि 2018 में ना बीजेपी को बहुमत मिला था, ना कांग्रेस को बहुमत मिला था। ऐसे में हमारी जब सरकार बनी तो निश्चित रूप से हम 3 साल बहुत अच्छे से काम करेंगे और ये जो 2 साल हमारे खराब चले गए उसको भी कवर करने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री में माननीय शिवराज सिंह जी ने रोड मैप भी बनाया और हम सबको विश्वास में लिया है और हम आगे बढ़ेंगे। टिकाऊ बिकाऊ ऐसे बहुत ढेर सारे मुद्दे चुनाव में होते रहे, बहुत से आरोप प्रत्यारोप, भाषा की गिरावट, हर चुनाव दर चुनाव गिरती जा रही। तो अब तो चुनाव जीत लिया है, अब आप सरकार हो गए, विपक्ष ने स्वीकार कर लिया कि आप विपक्ष में रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अब क्या संबंध रहने वाले हैं सरकार और विपक्ष के बीच में? देखो, मध्य प्रदेश सबका है और लोकतंत्र की शोभा ही है कि पक्ष भी अच्छा रहे, विपक्ष भी अच्छा रहे। और ये भी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल के अंदर कांग्रेस ने लगातार इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। आपको रिजवान भैया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2019 का जब बजट पारित हो रहा था, बजट से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। यद्यपि आप जान के चलिए, इस बात को याद रखेंगे कि 2018 में बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा अंतर नहीं था। मात्र 5 विधायक कांग्रेस के पास ज़्यादा थे और बीजेपी के कम थे। तो बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा आप सरकार बनाओ, आपको मौका मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के दिन से लगाकर जिस ढंग का पूरा एक गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया, उसकी पराकाष्ठा हो गई 2019 में, जब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल 2 विधायक भाजपा के थे, उनको जान करके बताने का प्रयास किया कि ये कांग्रेस में आ गए हैं और ये कांग्रेस का समर्थन करेंगे और कितनी प्रकार की हल्की टिप्पणियां करने का प्रयास किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में इसके पहले कभी इस ढंग का नाटक नहीं हुआ था। बाद का दौर हमने देखा कि लगातार उनके अंदर ही टूट हुई, उनके अपने वजन से कांग्रेस की सरकार गिरी तो उनके सारे दोस्त वो बीजेपी में मरने को तैयार हो गए। उनके अपने विधायकों को जिस ढंग से लज्जित करने का प्रयास किया, दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर पकड़ के लाने लगे। तो ये वैसे ही हो गया कि जिससे आग को माचिस से बुझाने का प्रयास हो गया। तो ये आग को भड़काने वाले जो षड्यंत्र हुए, उसका परिणाम रहा कि सिंधिया जी और बाकी लोग आहत हुए, वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन जुड़ने के बाद उनने जिस ढंग के नारे लगा, जनता ने अब सब जवाब दे दिए। अब उसमें कुछ बोलने के लिए एक आखिरी सवाल है आपसे। चुनाव हुए और जिस तरह से मालवा और निमाड़ में पार्टी को अधिक सफलता मिली, नेतृत्व पर पूरे प्रदेश में विश्वास जताया गया, मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया, अन्य नेताओं पर विश्वास जताया, लेकिन जो ग्वालियर चंबल है, जहां आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, वहां कांग्रेस ने भी लगभग बराबर से टक्कर दी है। कहाँ दी है रिजवान भाई, बताओ ना। 16 सीट थी वहाँ पे, कितनी जीते हैं बताओ? 6 सीटें। तो आप बताओ ना, 10 किधर गई? तो पूरा हार जीत का अंतर भी, हार जीत का अंतर देखो आप। नहीं, यहाँ आपके इधर अगर आप उधर भी देखो, बात करेंगे तो अरे आप देखो सांची जी, सांची उधर नहीं है ना? नहीं, सांची देखो। अच्छा उल्टा चलो, आप उधर चलो, किस कौन से नाम की बात कर रहे हैं? जितना हम हमारे 500 वोट से हरदीप सिंह डंग जीतने वाला आज 30,000 से जीत रहा है। गोविंद सिंह राजपूत पिछली बार 24,000। ये तो मैं इस नहीं, बाकी सागर बाकी हिस्सों की बात, मेरा ध्यान आपको मैं उधर ले जा रहा था, जहां आपके सबसे ज्यादा ताकतवर नेता हैं। हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग, बराबर। वहां जैसा आपने उम्मीद किया था, ये नतीजे बिल्कुल वैसे हैं या इससे और अच्छे हो सकते? नहीं, हमने तो नतीजे उम्मीद किए थे कि हम 24 के भी ऊपर जाएंगे। ये बात सत्य है कि हमारे लिए अभी और अब नज़दीक में हम कुछ हार गए, लेकिन ये बात भी सत्य थी, कांग्रेस ने 3 तारीख के बाद जो ढोल बजाए थे, उनने तो हमको साफ ही कर दिया था। 28 के 28 जीतने का दावा कर रहे थे। किसी हालत में 23-24 से ऊपर तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारी उनकी जीतने वाली है। लेकिन जिस दिन का नतीजा आया तो ये जो एक तरह से स्तब्ध होने वाली बात तो कांग्रेस की। हमने तो उस दिन भी कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव वाले दिन तक हम बताएंगे हम सारी सीट जीत रहे हैं, लेकिन अगर सारी सीट जीत गए इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया। मैंने खुद ने अपने टीवी चैनल के साक्षात्कार में 2-3 जगह बोला था कि 20 के आसपास हम जीतने वाले हैं। वो कमोबेश हम 19 जीत गए। तो ये एक वास्तविकता इस धरातल पे बात करना चाहिए। और ये किसी भी पार्टी के लिए जो चुनाव के बाद बोलने वाली भाषा है, उसका तो ये पहला उदाहरण है कि इस ढंग का तो बात मत करो जो एक तरह से जनता आपको बाद में हंसी का पात्र बन जाओ।
मोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत थे हमारे साथ मोहन यादव, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री। पढ़ाई लिखाई ढेर सारी की, पीएचडी तक किया, एमबीबीएस नहीं कर पाए इसलिए कि उनको लगा कि चुनाव नहीं लड़ सकते। राजनीति में रुचि थी, छात्र राजनीति में रुचि थी, और चुनाव न लड़ पाने की वजह से कोई व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन अगर सही मिला होता, उस समय कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसीलिए वो चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में सबको मार्गदर्शन मिले, पालक और शिक्षक मिलजुल कर बातचीत करें और उनकी मुलाकातें भी हों। नहीं तो उनके जैसा कोई होनहार व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाएगा। जो वो डॉक्टर नहीं बन पाए थे, बेटी ने वो करके दिखाया, बेटा डॉक्टर बनने वाला है और एक बेटा वकील भी बन रहा है। उनका कहना है कि राजनीति में आप हैं, लेकिन आपके परिवार के लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो सबके काम आती है, आपको भी समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक तरफा जीत जो है वो लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए और सत्ता पक्ष भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा में बहुत ढेर सारे काम हैं, उन्हें ये विभाग, चूंकि वो छात्र राजनीति करते रहे हैं और इससे लगातार वो जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें ये विभाग पसंद है। पहले भी उन्होंने पर्यटन के समय भी इच्छा जताई थी कि वो पर्यटन का काम देखेंगे, जबकि वो बहुत छोटा कार्य था उस दौर में, बाद में उसने बहुत विस्तार किया। इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनके मन का विभाग उन्हें मिला है और वो उसे करके दिखाएंगे। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में एक रोड मैप तैयार हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि उनका विभाग उसमें अहम भूमिका निभाएगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।